Good afternoon, sir. सर आप muted हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं आ रही बात। आ रही है आवाज? यस सर। चलो सर, शुक्रिया सर। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के सबके स्कूल ओपन हो गए? यस अरे आप सर। चलिए, कोई बात नहीं। और 2 मिनट वेट करके फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार कितने आए? नहीं अच्छे। ऐसा नहीं बोल सकते तुम सर आपने पढ़ाया अच्छा था हैं। तुम ऐसे बोलते हो मतलब केमिस्ट्री इजी थी ना, कितना धक्का लगता है ना। ऐसे बोलो केमिस्ट्री डिफिकल्ट थी लेकिन पढ़ाया अच्छा था तो आसानी से हो गई। ऐसे बोला करो ना, फीलिंग आती है। जेई के वैसे आप लोगों के पास 4 अटेम्प्ट हैं। बात कर लेते हैं 2 मिनट। इन द मीन वाइल बाकी ज्वाइन कर जाएं, फिर हम लोग कहानी शुरू करें। हाँ, चलिए सर। सबसे पहली चीज, आप जो जेई की बात कर रहे हो, यू हैव टेक्निकली 4, कह सकते हो आपके 4 अटेम्प्ट्स। 4 अटेम्प्ट्स किस तरीके से बनते हैं? वैसे तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकते हो, लेकिन वो कैसे करोगे उसका आंसर बताऊंगा। लेकिन टेक्निकली 4 अटेम्प्ट्स हैं। 4 अटेम्प्ट्स का तरीका है, आपने जनवरी का अटेम्प्ट दिया, आपने अप्रैल का अटेम्प्ट दिया, आपकी 12th का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आपने ड्रॉप लिया, फिर जनवरी और अप्रैल का अटेम्प्ट दिया, तो ये टेक्निकली 4 होते हैं। बट इफ इन केस आपके कर्म अच्छे थे और आपने 12th क्लास के अंदर दोबारा से रिपीट लिया, कर्म अच्छे कैसे होंगे? जब फेल होंगे तो तो आप दोबारा से रिपीट लेंगे 12th। तो जब आप दोबारा से रिपीट लेंगे तो वो जो जनवरी और अप्रैल का अटेम्प्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। फिर गलती से कर्म अच्छे हुए, फिर दोबारा से 12th में जुड़ के, तो फिर दोबारा से जो दिसंबर एंड जनवरी एंड अप्रैल का अटेम्प्ट होगा दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। बट अगर आपने अपने आप को सेटिस्फाई फील करवा लिया कि हाँ अब मैं इसके बाद 12th दोबारा नहीं करने वाला हूं, तो ऑटोमेटिकली जो 12th वाला जिसमें आपने सेटिस्फेक्शन लिया था वो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बाद थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट होगा। ये चीज है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इस साल ना देकर 3 साल बाद अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। 1 इन द करेंट ईयर एंड नेक्स्ट टू द एडजेसेंट ईयर, ऐसा ही रहेगा। और जेई एडवांस का भी सिस्टम 2.5 लाख से नीचे प्लस 75% से ऊपर, 75% सीबीएसई का और 2.5 लाख जेई मेन से नीचे होगा तो जेई एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हो, अदरवाइज अपीयर नहीं हो सकते। तो ये पैटर्न रहता है।
इसके अलावा इस साल पैटर्न के अंदर आपको दो तरीके के टाइप क्वेश्चंस दिखाई देंगे, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक रहेगा एबीसीडी और एक रहेगा न्यूमेरिक वैल्यू। जो आप लोगों के लेटेस्ट पैटर्न पर मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसने एनरोल करा है या जिसको है एक्सेस, उसमें आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। सपोज आपके 30 क्वेश्चंस हैं तो 15 क्वेश्चंस आपके एबीसीडी के हैं और 15 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल वैल्यू के हैं। उसी पैटर्न पे पेपर बनेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि केमिस्ट्री इजी है या फिजिक्स इजी है या मैथ्स इजी है। ऑन ग्राउंड्स मैं डे 1 से ये बोलता हुआ आ रहा हूं कि आप केमिस्ट्री के 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। 10% ऑफ द क्वेश्चंस टाइम लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप टाइम बहुत ज्यादा उस पर डिवोट कर देते हो तो शायद फिजिक्स और मैथ्स का टाइम आप लोग किल कर देते हो। तो रादर देन डूइंग दोस क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस करनी है। यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोस क्वेश्चंस। वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं होने वाले, वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं होने वाले, वो साफ साफ क्वेश्चन होने वाले फिजिकल के। और फिजिकल भी आपको पता है गिने चुने हैं। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला, इवन केमिकल काइनेटिक्स का भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला। वो क्वेश्चन होगा तो इक्विलिब्रियम का होगा या थर्मोडायनेमिक्स का होगा, जो आपका टाइम ज्यादा लगा सकता है, यानी अबव देन एवरेज टाइम लगा सकता है। तो वहां पर उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके पॉसिबल स्कोप है कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन फर्स्ट हाफ से हो, सीधा पीएच वाले क्वेश्चन से हो, तो उसमें भी नहीं टाइम लगना। तो वहां पर आइडेंटिफाई करने के बाद उन क्वेश्चंस को करने से पहले फिजिक्स और मैथ्स को कंप्लीट करो। एक और चीज बोल दूं, आपको अपनी मैथ्स पे कितना भी कॉन्फिडेंस है, कितना भी चीजें अच्छी हैं, व्हाट आई फील इज अनटिल अनलेस यू आर 1000% कॉन्फिडेंट इन मैथ्स, आप 15, 18, 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो भैया आप रैंकर वाली कैटेगरी में आते हो। मैथ्स रैंक बनाकर देता है, केमिस्ट्री रैंक तबाह करके देता है। आप ऐसा बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, केमिस्ट्री सबका 20 बनेगा, लेकिन कुछ महानुभव होंगे वो नेगेटिव मार्किंग भी सबसे ज्यादा लेकर आएंगे। उनको लगेगा ऑप्शन ए है, मन में आ रहा होगा यार डी भी हो सकता है, फिर उसके अंदर मार्क कर देंगे बी। तो ऐसी बेवकूफी के अंदर केमिस्ट्री नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा लेकर आती है। और वो नेगेटिव मार्किंग की अगर आप बात करते हो तो वो रैंक तबाह कर देगी। केमिस्ट्री को देखकर करना है। यू कैन स्कोर 20, यू कैन स्कोर 25, यू कैन स्कोर 22, यू कैन स्कोर 18, इट्स एक्सेप्टेबल। उसको उस ढंग से करो कि आप 1000% कॉन्फिडेंट हो उस क्वेश्चन को करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली करो। फिजिक्स के अंदर डेफिनेटली आपके पास एक स्कोप होता है, कैलकुलेशन आपके हाथ में होती है। यू आर योर ओन कैलकुलेटर, एंड वंस यू आर योर ओन कैलकुलेटर, आपको पता है आप कितनी गलतियां करते हो, कितनी सही करते हो चीजों को। तो वहां पर उस तरीके से फिजिक्स चलती है। और मैथ्स तो चलनी ही उस पर्पज से है कि भैया अच्छा हुआ तो आगे निकलेंगे, और एवरेज हुआ तो यार क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे आगे लेकर जा रहा है। क्योंकि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे आगे लेकर जा रहा है और मैथ्स भी मुझे आगे लेकर चल गया तो रैंक बन जाएगा। रैंक बनने का मतलब मेरी तरफ से होता है बिलो 1000, ठीक है ना, बिलो 1000। और वहीं पर मैथ्स अगर एक एवरेज लेवल पर है, ठीक ठाक लेवल पर है, एंड यू आर नॉट डूइंग एनी नेगेटिव मार्किंग फ्रॉम इट, तो भी 7, 8, 10 क्वेश्चन करने वाला और 20-20 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने वाला 50 क्वेश्चन में पहुंचता है। तो 50 क्वेश्चन 200 होता है। 200 होने का मतलब क्या है, यू आर इनटू एनआईटी है ऐसा। तो ऐसा नहीं है पेपर डिफिकल्ट है, पेपर आसान है। ये चीज देखो, कट ऑफ कितनी निकलती है, 100, 110 आउट ऑफ 300। तो ऐसे गधे भी बैठे होते हैं जो भैया सिर्फ तुक्के पे चल रहे होते हैं, जो सिर्फ लेकर आए होते हैं डाइस, जय माता दी, लेट्स रॉक, 1 2 3 4 5 6 आएगा तो दोबारा चलाएंगे डाइस। क्या बाहर एमसीबी नीचे होगी। तो उस हिसाब से ये सारे पैटर्न चलते हैं। आप लोगों को ये चीज निकालना बहुत जरूरी है कि आपको अपना खुद का रिकग्नाइजेशन करना है पैटर्न के अंदर। और एक और चीज बता दूं, जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो एक तरह से पार्ट टेस्ट दे रहे हो, वो चैप्टर्स के टेस्ट दे रहे हो। आपका चैप्टर अंडर कॉन्फिडेंट है, आपका चैप्टर अनप्रिपेयर्ड है, वो पूरी केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करता। आपका चैप्टर ओवर प्रिपेयर्ड है, आपको चैप्टर में सब कुछ आता है, वो भी आपकी प्रिपरेशन डिफाइन नहीं करता। ये तो सिर्फ एक जर्नी का प्रोसेस है
जो आप उस चैप्टर के तरीके से इवैल्यूएशंस कर रहे हो, वो जब 8 पेपर दे दोगे, उन सबको पेपर को एक साथ जोड़ोगे, यू विल गेट द रिकॉर्ड्स, उसके अंदर सारी चीजों का आंसर निकलेगा, तब चीजें आगे जाएंगी। अदरवाइज तो अभी तो आराम से सिर्फ पेपर देने पे फोकस करो और ये एनालाइज करने के लिए फोकस करो कि भैया हमारी प्रिपरेशन कहाँ खड़ी है, उसके आगे जाओ। कोई ऐसा कहता है कि सर मैं पेपर नहीं दूंगा, मेरे प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल हैं या मुझे कुछ और करना है, तो भैया प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल तो कहीं मार्क्स भी नहीं ला कर देंगे, लेकिन आप जो उनसे अपने अटेम्प्ट्स की बैंड बजा रहे हो वो कहां से लेकर आओगे? वो चीज को तो समझो ना। इवैल्यूएशन कैसे करोगे आप अपने आप को? आप कैसे ये इवैल्यूएट करोगे कि यार जनवरी इज नॉट गोइंग टू बी गुड, आई विल डू बेटर इन अप्रैल, और जनवरी और अप्रैल इज नॉट गोइंग टू बी गुड, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर वीआईटी, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर बिट्स, और आई नीड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। वो इवैल्यूएशन का तो क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल करते हम लोग। हम तो मिसमैच थ्योरी पे चल रहे हैं। क्या चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री होकर निकालो, क्या दिक्कत है? पेपर क्या है, पेपर देना ही तो है। ऐसे नहीं होता। आप लोगों को पैटर्न को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी पेपर का हो। वाई पीपल सेज कि लास्ट ईयर के पेपर्स कर लेना, आधों के तो दिमाग में होता है यार वही क्वेश्चन रिपीट होगा इसलिए करवा रहे हैं, और आधों का ये होता है कि भैया फील लो क्वेश्चंस की। कैसा क्वेश्चन आना, क्या हो गया, एक सेकंड। चलिए सर वापस आ जाते हैं, और ज्यादा नहीं डराते चीजों को लेकर, सिर्फ इफेक्टिवली चीजों को करना है, उसके बारे में आपकी तरफ से रीजनेबल एफर्ट्स की जरूरत है। अब आप कैसे एफर्ट्स दे रहे हो, किस तरीके से दे रहे हो, यार हम लोग ना जबरदस्ती नहीं करवा सकते। अगर हम जबरदस्ती करवाने पे आएंगे ना, तो फिर हम लोगों से हिटलर का कंपैरिजन छोटा हो जाएगा। तो अगर आप लोग वो चाहते हो तो वैसा भी है, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हो और हम आपके थोड़े से कंफर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप हमारे एफर्ट्स की भी रिस्पेक्ट करो, ये बहुत जरूरी है। चलिए वापस आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आज फर्स्ट क्लास है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाए तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चैप्टर चलता है। सबसे पहले तो हमें समझना है व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बाकी सारे कंपाउंड्स या बाकी सारे सॉल्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो क्या डिफरेंस है, इसको क्या लिखने का कोई डिफरेंट तरीका है, और अगर उसको लिखने का कोई डिफरेंट तरीका है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, प्लस इसके साथ एसोसिएटेड कुछ थ्योरीज और कुछ लिमिटेशंस। बस इतना सही चैप्टर है। तो हम यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आए वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। आप सॉल्ट ले लो, डबल सॉल्ट ले लो, मिक्स्ड सॉल्ट ले लो, वहां पर आयोनिक बॉन्डिंग नजर आ रही है, आयोनिक बॉन्डिंग के साथ साथ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रही है। यहां पर बात हो रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। व्हेन अ Lewis base share its pair of electron with a Lewis acid, the type of bond is formed is known as coordinate bond. अब वो एक मॉलिक्यूल में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई देगा, 1 2 4 5 6 7, तो आपके लिए वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड माना जाएगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के एट्रीब्यूट समझें तो वो बाकी कंपाउंड से अलग अलग हैं, on the basis of imparting of colors, showing paramagnetism, showing diamagnetism, ये सब कुछ वेरिएशंस में दिखता है बाकी यूजुअल कंपाउंड्स के कंपैरिजन में।
अब यहां पर हमें कंपाउंड्स लिखने कैसे हैं, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी उसके अंदर जरूर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आएगा, जहां पर एक स्पीशीज होगा जो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा होगा और दूसरा स्पीशीज होगा जो अपना लोन पेयर उस वेकेंट ऑर्बिटल में रिसाइड करवा रहा होगा। metals of d block tends to provide their vacant orbitals. Likewise, आपके ल्यूइस बेसिस इररिस्पेक्टिव उन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जीरो चार्ज है, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर रिसाइड करवाते हैं। आप उनको नाम देते हो लिगेंड्स का। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से दो चीजें लिखी जाती हैं, एक मेटल जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने वेकेंट ऑर्बिटल में रिसाइड करवा रहा है, दूसरा लीगेंड जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में रिसाइड करवा रहा है। अब लीगेंड्स को बहुत सारी तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन लीगेंड्स का आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। उन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है बट लोन पेयर है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, जीरो चार्ज भी हो सकता है, बट देन अगेन उनके पास कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। उनको आप लीगेंड्स बोलते हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सेकंड क्राइटेरिया आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी जनरली बोला जाता है दांतों के लिए, कितने दांत, यहां पर डेंटिसिटी यूज किया जा रहा है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पीशीज बना सकता है। अगर एक स्पीशीज एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यूनिडेंटेट, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो बाइडेंटेट, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइडेंटेट और एन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो पॉलीडेंटेट बोला जाता है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा एक एटम को, एक मॉलिक्यूल को देखकर कि ये यूनिडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है? तो बेटा एक मॉलिक्यूल में कितने भी एटम्स क्यों ना हो, एक एटम मैक्सिमम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। यानी अगर एक एटम के पास 10 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो भी वो एक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। यानी अगर मैंने सिर्फ Cl माइनस लिखा है तो एंटिटी में सिर्फ एक एटम, तो ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इसको आप क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट। आपने लिखा OH माइनस, H कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली O कैन, तो O भी कितने देगा, एक देगा, ये भी क्या है, यूनिडेंटेट। ऐसे आपने लिखा NH2 CH2 CH2 NH2 जिसको आप बोलते हैं इथाइलिन डायअमीन, इसके पास दो नाइट्रोजन हैं, दोनों के दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो ये बाइडेंटेट बना। ऐसे ही तीन एटम्स होते तो ट्राइडेंटेट होता, चार एटम्स होते देने वाले तो टेट्राडेंटेट होता, एन नंबर ऑफ एटम्स होते तो पॉलीडेंटेट होता। अब यहीं पर एक और टाइप का लिगेंड भी आता है जिसके पास बेशक दो न्यूक्लियोफिलिक हेड्स, दो लिगेंड की तरह बिहेव करवाने वाले हेड्स जरूर हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही एक्टिव होता है जिसको आप बोलते हैं एम्बिडिएंट लिगेंड। Cn माइनस, SCN माइनस, NO2 माइनस, ये तीनों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप एम्बिडिएंट लिगेंड्स बोलते हो। यानी ये C की तरफ से भी जुड़ सकते हैं और N की तरफ से भी, ये N की तरफ से भी जुड़ सकते हैं और O की तरफ से भी, एंड लाइकवाइज। तो आपके लिए ये लिगेंड इंपॉर्टेंट। तीसरा क्राइटेरिया आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। हालांकि ये चीज हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत लेटर कॉन्टेक्स्ट ने बताई, बट हम लोग इसी के बेसिस पे कुछ और थ्योरीज में इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं, चेंजेस देखते हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, अगर एक लिगेंड केपेबल है पेयरिंग करवाने के लिए तो हम बोलेंगे ये कहीं ना कहीं पेयरिंग करवाने वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और वहीं पर अगर वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो वो कहलाएगा वीक लिगेंड। तो लिगेंड्स की कहानी इस तरीके से क्लासिफाई होती है। अब जो कोऑर्डिनेट स्फीयर की आपने बात करी, तो वो कोऑर्डिनेट स्फीयर भी पॉजिटिव चार्ज, जीरो चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी वो एंटिटी है जिसके अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन एज अ क्लस्टर पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, और जीरो चार्ज वाला भी हो सकता है। आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर है। इसके साथ हमें कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद रखने हैं, जैसे कि मान लेते हैं जो हमारा मेटल है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है क्रोमियम Cr की फॉर्म में, यानी Cr एज एन एटम की फॉर्म में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा रहा हो सकता है Cr Cr3+ पे हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एज Cr इज 0, बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr3+ इज +3। तो किसी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ सकता है। इसी तरीके से हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज माइंड में रखनी है, दैट इज
योर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो खैर हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेंट्रल मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा रहा है। सामने से एक बाइडेंटेट लिगेंड आए और कोई और फर्दर ना आए तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, लेकिन सामने से 3 बाइडेंटेट लिगेंड आए तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है मैंने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा रखे हैं। अगर 2 बना रखे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 बना रखे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल, हम उस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दें तो भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। तो ये बेसिक थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। 1 सेकंड लगाकर रीड कर लीजिए जल्दी से। रिलेशन का मतलब ही कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग चैप्टर को 2 तरीके से लेकर चल सकते हैं। एक तो कोऑर्डिनेट सब्सटेंसेस के नॉमेनक्लेचर और साथ में आइसोमेरिज्म को सीखना, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, या पहले इनकी थ्योरीज पढ़ना और फिर इस टॉपिक पर आना। तो मैं अगर आपको सब डिवाइड करवा दूं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, तो हम सबसे पहले थ्योरीज को सीखने जा रहे हैं। 3 थ्योरीज हैं हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में। सबसे पहली है वर्नर्स थ्योरी, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में पता चलेगा, तीसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कुछ स्पेशल हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चलेगा। इसके बाद हमने उन मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनका नाम क्या होने वाला है, या नाम दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होने वाला है वो पढ़ेंगे यानी नॉमेनक्लेचर। और फिर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे क्योंकि ये भी सिमिलर फॉर्मूला वाले यानी सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो इनके अंदर भी आइसोमेरिज्म आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, हम थ्योरीज पढ़ते हैं, जहां पर सबसे पहली थ्योरी आती है आपके पास वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्म थी या मॉलिक्यूलर फॉर्मुलेशन था। उस फॉर्मूला को हम लोग नहीं बता पा रहे थे कि यहां किसी एक एंटिटी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है या किसी एंटिटी ने आयोनिक बॉन्ड बनाया है। सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, मैं लिखता हूं मेरे पास है PtCl4। अब क्लोरीन HCl- आयोनिक बॉन्ड भी बनाता है और Cl- कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। तो यहां पर Pt के साथ Cl ने आयोनिक बॉन्ड बनाया है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, हमें इसके बारे में आंसर मिल ही नहीं रहा था। यहां पर वर्नर्स ने 2 वैलेंसीज की बात करी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। इसने कहा जितने आयोनिक बॉन्ड बनेंगे, जितना Pt पे चार्ज होगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी मानी जाएगी, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो हमें बताएगा सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के ही हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। अब कैसे पता चलेगा? तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने कहा अगर मैं 1 मोल PtCl4 को एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवा लेता, तो यहां पर PtCl4 AgNO3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मुझे 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। ध्यान से देखना कितने Cl हैं, 4, लेकिन कितने मोल मिल रहा है, 3 मोल। तो उसने कहा कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो ही डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाता। तो कहीं ना कहीं 4 Cl में से 3 Cl आयोनिक बॉन्ड वाले हैं और 1 Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है। तो साफ पता चलता है कि यहां पर ये PtCl को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और Cl3 को बाहर लिखना है, जिसकी वजह से
आप कह सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी 1 की है और हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितने की है? 3 की। तो यहां पर जितने मोल्स डिस्प्लेस होकर आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, कहीं ना कहीं उतनी में आपको सेकेंडरी वैलेंसी मिलेगी, और जो मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल पे चार्ज होगा वो क्या बताएगा? प्राइमरी वैलेंसी। तो वर्नर्स थ्योरी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हम एक कंपाउंड को जब एक्सेस सॉल्ट सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो जितने मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो हमें हेल्प करेगा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी एक कंपाउंड की निकालने में। वर्नर्स थ्योरी इतनी सी ही थी। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसके वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। इसके बाद बात आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जब आप बात करते हो तो क्लास 11th में आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। उसके बाद उसका एडवांस वर्जन, उसका कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन, आपने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते थे वीबीटी 2.0। यहां पर वीबीटी एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन ही बताती है। इवन पैटर्न भी सेम है जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन मिले, यानी किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की, किसी कोऑर्डिनेट स्पीशीज की हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। हमें जनरली जो एंटिटीज मिलेंगी उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 या 6 होगा, जिसके लिए जब आप पूरा का पूरा पैटर्न चलाओगे, आपकी हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 या sp3 आएगी, या D2sp2 या DsP3D या sp3, सॉरी एक सेकंड, 5, ठीक है, sp3D आएगी। मैंने यहां पर इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, 4, 1, 5 है ना। ठीक है, DsP3, ठीक है, या sp3D आएगी, नहीं तो D2sp3 या sp3D2 आएगी। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब इन हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्रीज भी होंगी। तो यहां पर आपको ज्योमेट्री मिलेगी स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। बेटा पहले वाले के लिए पहला नाम है और दूसरे वाले के लिए दूसरा नाम होगा। यहां पर मिलेगी ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, और यहां मिलेगी ऑक्टाहेड्रल। अब कोई कहता सर ये पहले डी लिखा है या बाद में डी लिखा है, उसका मतलब क्या है? तो बेटा पहले डी लिखने का मतलब है इनर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल होना, और बाद में डी लिखे होने का मतलब क्या है? आउटर डी। अब ये क्या है? हमारे पास जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाते हैं तो जो लीगेंड्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कैटेगरी 1 स्ट्रॉन्ग लीगेंड एंड कैटेगरी 2 वीक लीगेंड। अगर एक मॉलिक्यूल में एक लीगेंड भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो वो डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा सकता है। दोबारा से मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करवा रहा, वो करवा सकता है। सकता का मतलब क्या हो गया कि अगर जरूरत होगी, अगर मेरा मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेयरिंग को सपोर्ट करेगी तो पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग नहीं। यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें पेयरिंग साफ साफ दिखाई देगी, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें पेयरिंग की जरूरत नहीं होगी, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो और बाकी पेयर ना हो। तो जनरली अलग अलग एग्जाम्पल्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन माइंड में रखना जरूरी है, if there is a set of strong ligand, pairing may happen depending upon the requirement of a molecule। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं वो है CO, CN
इथाइलिन डायमीन और अमोनिया। अदरवाइज बाकी सारे के सारे पड़े हुए वीक लिगेंड्स हैं। अब एक और छोटा सा पॉइंट माइंड में रखिएगा, यू नीड नॉट टू मेंशन अबाउट स्ट्रॉन्ग लिगेंड व्हाइल राइटिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पेयरिंग की जरूरत लगती है पेयरिंग कर देते हैं, नहीं जरूरत लगती नहीं पेयरिंग करते हैं, लेकिन लिखकर नहीं बताते हैं कि यहां पर पेयरिंग क्यों हुई। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने लॉजिकली स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स के बारे में बातचीत नहीं करी थी, ये हमने इंप्रोवाइज किया था, ये हमने अपडेशन करा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहा था वो सीएफटी नहीं बता रहा था, और जो सीएफटी बता रहा था वो वीबीटी नहीं बता रहा था। तो वीबीटी के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्म करने से हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन एक्यूरेट मिलती है, जिसकी वजह से जब जरूरत पड़ेगी सिर्फ तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब वीबीटी लिखने का एक पैटर्न है। सबसे पहले आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाता है, एक सेकंड में दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाता है, लेट अस से CrNH3 होल 6 चार्ज 3+। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी मॉलिक्यूल को देखकर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। तो आप बोलते हो NH3 एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। मन में साफ साफ चल रहा है कि आपके पास जो अमोनिया है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अगर क्रोमियम को कभी जरूरत होगी पेयरिंग करवाने की तो ये पेयरिंग करवा दे, बट अगर जरूरत नहीं होगी तो पेयरिंग नहीं करवा। मेयर कहता है सर हमें कैसे पता चलेगा पेयरिंग करवानी है या नहीं करवानी है। तो बेटा जहां पर डी में 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेयरिंग होगी, लेकिन जहां पर डी में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट जो आपने करना है, यहीं पर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूरा का पूरा आर्टिकल है, क्वेश्चंस में करूंगा, लेकिन अभी पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं हम क्या क्या करते हैं। तो जहां पर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, वहां पर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सीआर की लिखनी है, फिर सीआर के ऊपर जो चार्ज है उसकी लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि मान लेते हैं यहां पर D5 है तो पेयरिंग हो जाएगी, D6 है तो पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन D3 है तो पेयरिंग नहीं। और क्योंकि D3 हुआ, जैसे कि यहां पर दिख भी रहा है कि D3 है तो पेयरिंग नहीं होगी, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहे हैं उसको अरेंज करेंगे शेल के बेसिस पे। ऐसा करते हैं हम, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, कर ही लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, हमारे पास था CrNH3 होल 6 चार्ज 3+। अब सबसे पहले हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 into 1 दैट इज 6। उसके बाद आया Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने लिखा x प्लस 6y इक्वल्स टू +3, x प्लस 0 इक्वल्स टू +3, x इक्वल्स टू +3। यहां पर मेरे पास क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है बात। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d। आप आए Cr3+ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d3। आई एम रीअरेंजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स। तो बेटा मैं प्लीज फर्स्ट शेल और सेकंड शेल लेकर नहीं चल रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं 3s2 3p6 3d3 4s0 4p0 4d0 4f0। फोर्थ शेल है, अब लिखा हुआ तो पूरा ही लिख लेते हैं, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप बॉक्स बनाकर यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 3s2 3p6
4s 4p 4d। पक्का? अब मैं क्या देखता हूं, क्योंकि यहां से 6 यूनिडेंटेड लिगेंड आ रहे हैं, मुझे 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, जहां पर 2 ऑर्बिटल आए डी से, एक ऑर्बिटल आया एस से, 3 ऑर्बिटल आए पी से, और यहां पर D2sp3 हो गया। अब पक्का? अब आप फिर दोबारा से इसको लिखते हैं, लेकिन अब इसके अंदर रिसाइड करवाते हैं यहां से आपको पता चला हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। अब स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, तो Cr अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है, तो अमोनिया से एरो आएगा, और ये क्या हो गया 3+। एट्रीब्यूट्स लिखने के लिए सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, दूसरा ऑक्टाहेड्रल, तीसरा मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज अंडर रूट ऑफ n/2, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अंडर रूट ऑफ 3 × 5 यानी √15, जिसकी वजह से आप क्या हो गए पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर ये पूरा का पूरा शो करोगे तो आपको बेटा 2 मार्क्स मिलेंगे, और हो सकता है डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स लिखने को बोल दे, तो जो बॉक्स में डाल रहा हूं वो भी साथ में इंक्लूड करोगे। तो ये आपने पूरा का पूरा लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, और इस तरीके से चलेगा। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट बिकॉज मुझे ये थ्योरी को डिस्कस करना था। अदरवाइज जब क्वेश्चन की फॉर्मेट में आएगा तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ऐसा ही बन सकता है, या तो आ जाए गिव द वीबीटी ऑफ दिस एंटिटी, एक्सप्लेन द वीबीटी ऑफ दिस एंटिटी, तो ये एक्सप्लेनेशन है। गिव तो सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बाद कंपैरिजन आ जाए दो का, कि एक पैरामैग्नेटिक है एक डायमैग्नेटिक है, एक स्क्वायर प्लेनर है एक टेट्राहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल है एक ऑक्टाहेड्रल है, ऐसा क्यों? तो भैया दोनों की वीबीटी आपको दिखानी है, तभी आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाओगे। प्लीज दोबारा से माइंड में रखते हुए, इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पेयरिंग देन ओनली पेयरिंग हैपेंस, अदरवाइज पेयरिंग डज नॉट हैपन। यहां पर D6 होता तो पक्का पेयरिंग होती, D7 होता तो भी पेयरिंग होती, D5 होता तो भी पेयरिंग होती, लेकिन आज D3 है तो पेयरिंग, वहीं पर D4 होता तो एक पेयरिंग होती। पक्का बात समझ में आते हैं? तो यहां पर इस तरीके से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपका। अब यहां पर कुछ लिमिटेशंस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, सिंपल सा, कलर्स के बारे में नहीं बताया, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में नहीं बताया, हालांकि हमने इस्तेमाल किया, और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे से चीजें हैं जो आप रीड कर सकते हो और चल सकते हो। कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला या वीक लिगेंड वाला एक एजम्पशन ही था, तो एजम्पशंस के ऊपर टिकी हुई वीबीटी थी। रीड कर लीजिए जल्दी से।
चलिए प्लीज। अब इसके बाद आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आपको बताया गया था कि आप लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस मानिए, कह सकते हैं एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल था। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के अंदर हमें पूरी थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कहा गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए दूसरी थी। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए अलग थी? क्योंकि एक में 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं या 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, और एक में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो उन दोनों को अलग अलग रख दिया, लेकिन दोनों का रूट तो सेम था कि लिगेंड्स को हम एक तरह से पॉइंट चार्ज माने, और जब वो हमारे सेंट्रल मेटल पे अप्रोच करते हैं तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल के जिनसे पांचों ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम है, तो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज करें। मतलब पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के पास जब आपके लिगेंड्स आएंगे तो उनकी एनर्जी राइज होगी। अब जब एनर्जी राइज होगी और एनर्जी राइज पांचों की एक साथ होती है, छोड़ दे फोन शिवांगी, पांचों की एनर्जी एक साथ राइज होती है तो कहीं ना कहीं डीजेनरेसी मेंटेन रहती है, बट बहुत ज्यादा टाइम तक ये डीजेनरेसी मेंटेन नहीं रहती। एक पॉइंट पर आने पे वो लोग स्प्लिटिंग दिखाते हैं। स्प्लिटिंग दो केसेस में दो तरीके से होती है। वन चूजेस हाई एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी, सेकेंड चूजेस लो एनर्जी एंड हाई स्टेबिलिटी। स्प्लिटिंग में 3 ऑर्बिटल्स और 2 ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं। 3 को आप सेट का नाम देते हो T2G और 2 को नाम देते हो EG। जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में T2G हाई एनर्जी पे होता है और EG लो एनर्जी पे। वहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में T2G लो एनर्जी में होता है और EG हाई एनर्जी में। ये डिफरेंस है, प्लस एनर्जी का डिफरेंस है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ। इसके साथ साथ जो लिगेंड्स आ रहा है, जो वो एनर्जी लेकर आ रहा है, वो कितनी ज्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है या वो कितनी कम एनर्जी लेकर आ रहा है, ये हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे देखा। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, उनमें एनर्जी कम ज्यादा को मैग्नीट्यूड वाइज अरेंज करा और एक सीरीज बना दी। उस सीरीज को बोला गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इनिशियल एलिमेंट्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं पेयरिंग करवा पाते हैं और मॉलिक्यूल हो जाता है लो स्पिन। अगर मॉलिक्यूल में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, जिसलिए नाम दिया गया लो स्पिन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और वहीं पर पेयरिंग नहीं करवा पाए तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट हाई रहेगा, वो क्या कहलाएंगे? हाई स्पिन मॉलिक्यूल्स। तो वहां पर जो लीगेंड आ रहा है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर आ रहा है। अब उस एनर्जी का एक और पॉइंट आता है। हमारे जब स्प्लिटिंग होती है और लेट से मेरे पास D4 है, मैं एक का एग्जांपल ले लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 लिगेंड्स आए, एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आए, एनर्जी लेकर आए। मान लेते हैं वो एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, स्प्लिटिंग तो होगी। अब जो एनर्जी लेकर आए वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो आपका स्प्लिटिंग हुआ T2G और EG में, D4 है। अगर पेयरिंग एनर्जी से एनर्जी ज्यादा लाए हो तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाई देंगे, तो ये हो जाएगा T2G4 और EG0। लेकिन अगर आप एनर्जी कम लेकर आए हो तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो हो जाएगा T2G3 और EG1। दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी pairing energy and the amount of energy you are bringing. If you are bringing higher amount of energy than pairing energy, pairing does happen. अब यहां पर ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी और टेट्राहेड्रल की एनर्जी में एक छोटा सा रिलेशन, जहां पर टेट्राहेड्रल की एनर्जी 4/9 टाइम्स है टेट्राहेड्रल की एनर्जी की,
यानी बहुत ज्यादा पेयरिंग ऑफनली दिखाई दे जाती है टेट्राहेड्रल वाले में और थोड़ी सी कम दिखाई देती है ऑक्टाहेड्रल में। अब इसी पेयरिंग के ऊपर एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये स्प्लिटिंग ना हुई होती तो सिंपली जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलती और वो बाहर चले जाता। लेकिन ये पेयरिंग होने से हुआ क्या? पेयरिंग मतलब स्प्लिटिंग होने से हुआ क्या? स्प्लिटिंग हुई तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो T2G में बैठा हुआ है उसको कुछ एनर्जी मिलेगी तो वो Eg में रिसाइड करेगा और फिर एनर्जी मिलेगी तो बाहर जाएगा। तो ये ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी ने क्या किया कि मान लेते हैं मैं एज अ कोऑर्डिनेट सॉल्ट हूं, मेरे ऊपर ग्रीन कलर की लाइट पड़ी, मेरे इलेक्ट्रॉन ने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, वो तो Eg में चला गया है तो अभी भी मेरा हिस्सा, बट क्योंकि उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, बची हुई एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो हो सकता है ब्लू कलर की हो, वो हो सकता है येलो कलर की हो, वो हो सकता है रेड कलर की हो। तो यहां पर कलर्स इंपार्ट करने का कॉन्सेप्ट भी इस स्प्लिटिंग की वजह से सपोर्टिव रहा। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस इंपार्ट कलर्स एज वेल। स्कूटी का बाइक का नंबर दो। सर कोई स्कूटी बाइक वाला देखना। चलिए, इन द मीन वाइल आप लोग रीड कर रहे हो। और भी किसी की है? नो प्रॉब्लम। एक सेकंड। एक बात है, अरे रीड कर रहे हो जल्दी से। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
ठीक है, अब इसी से आगे देखते हो, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, जल्दी से ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग रीड कर रहे हो। कुछ भी कटा नहीं हुआ है, ये लाइन सिर्फ पीछे से आ रही है, व्हाइट के साथ इंपोज हो गई है। लैंग्वेज, अच्छा सॉरी, ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, मैंने नीचे में नहीं पढ़ा था। ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आपके एनसीईआरटी से उठी हुई लाइंस हैं, ये दिखाता हूं, पूरा एग्जैक्टली दिखाई देगा। ये देखो, आपके पास सेंट्रल मेटल 6 लिगेंड्स अप्रोच किए, इनकी एनर्जी राइज हुई, एनर्जी राइज होने के बाद स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग में 2/5 पोर्शन नीचे और 3/5 पोर्शन ऊपर है। अब जैसे ही टेट्राहेड्रल में आऊंगा तो 3/5 नीचे होगा, 2/5 ऊपर होगा। ये T2G और ये EG। अब ये स्प्लिटिंग के बाद ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, अगर आप कम एनर्जी लेकर आ रहे हो, वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, उसके बिहाफ पर ये पॉइंट्स में स्प्लिटिंग हो रखी है। तो ये आप आराम से रीड कर सकते हो, सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट वहीं पर है, उसके अकॉर्डिंगली है। लाइकवाइज टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप उल्टा देखोगे, 3/5 और 2/5। इसके आगे क्या पॉइंट्स थे, किस तरीके से एनर्जी आई, क्या चीजें बनी, उसके अकॉर्डिंगली रहा। अब यहां पर कलर के लिए हमने जब मेन क्लास पढ़ी थी तो एक हमने व्हील पढ़ा था, मैं व्हील क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यूज करूंगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें व्हील की भी बातचीत करूंगा। तो आई होप यहां तक सीएफटी क्लियर है। इसके बाद आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग आता है जिसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड। तो मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड की अगर आप बात करते हो तो जनरली मेटल के साथ अगर सीओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो हमारे लिए वो एक बॉन्ड है, लेकिन उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सीओ टेंड टू एक पार्शियल बॉन्ड भी बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा रहता है। इसी को आप बोलते हो मेटालिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। तो हमारे लिए जब भी सीओ लगा होगा किसी मेटल के साथ तो कह सकते हो एक से ज्यादा का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से मेटालिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये आपका मेटालिक बॉन्डिंग। इसके बाद वापस आ जाते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर पर, और आपके कह सकते हो आइसोमेरिज्म पर। अब नॉमेनक्लेचर की बात को ध्यान से समझना, कुछ की फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज, अगर मुझे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो उससे मुझे नाम कैसे लिखना है। मैं यहां पर एक एंटिटी लेता हूं, लेट से AX B ब्रैकेट में A B ब्रैकेट क्लोज CY। यहां पर ये A ने ये C ने आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर। अगर ये Na3 है तो भी सोडियम है, Na5 है तो भी सोडियम है, ये Cl2 है तो भी क्लोराइड है, ये Cl5 है तो भी क्लोराइड है। आपके लिए इसका नाम सबसे पहले लिखना है, फिर इस स्फीयर का नाम लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखने के बाद जब आप स्फीयर पर आते हो तो पहले नाम लिखे जाएंगे लीगेंड का विद देयर नंबर। अगर एक से ज्यादा लीगेंड हैं तो अल्फाबेटिकली, लेकिन अल्फाबेटिकली किसको चेक करना है आपने? लीगेंड को, ना कि उसके नंबर को। यानी देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ बाय का बी एंड ट्राई का टी, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन एक्वा का AQ एंड अमीन का AM। पक्का? सेकेंड पॉइंट, इसके बाद आएगा मेटल।
और रोमन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो रोमन 2, 3 है तो रोमन 3, 4 है तो रोमन 4 रहेगा। अब ये कैसे निकलेगा? तो डेफिनेटली पूरा कॉम्प्लेक्स आपके पास है, पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x प्लस वाई प्लस जेड करके, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेहर भैया आप निकाल कर उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। पक्का? इसके बाद आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज। अगर ये चार्ज प्लस या जीरो है तो जो मेटल का नाम है वो एज इट इज आएगा, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो नाम एंड करेगा 8 से। यानी आपके लिए क्रोमियम है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट पे प्लस या जीरो चार्ज है तो क्रोमियम, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमेट हो जाएगा। आयरन आयरन रहेगा लेकिन वही आयरन फेरेट हो जाएगा। इसी तरह से आपका सिल्वर सिल्वर रहेगा, अदरवाइज वो अर्जेंटेट हो जाएगा। पक्का बात समझ में आती है? इसी के साथ आपके लीगेंड्स, लीगेंड्स पॉजिटिव या जीरो चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले। लीगेंड अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो वो O से एंड करेगा, वहीं पर प्लस या जीरो चार्ज वाला है तो या तो उसका नाम या उसका स्पेशल नाम रहेगा, जैसे कि पानी के लिए एक्वा, अमोनिया के लिए अमीन रहता है। नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है, पहले नाम आएगा ये बाहर वाला मेटल, फिर आएंगे लीगेंड्स के नाम एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज, कीपिंग इन माइंड देयर नंबर। अच्छा, एक और नंबर में बात है, अगर नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा है तो बाहर बिस ट्रिस टेट्राकिस हो जाएगा। यानी आप इथाइलिन डायमीन लेते हो तो आपको बाहर बिस लिखना जरूरी है अगर आपके पास ईएन के 2 एंटिटीज हैं, ट्रिस लिखना जरूरी है अगर ईएन की 3 एंटिटीज है। ऐसे ही अल्फाबेटिकल लिखने के बाद लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज तो O से एंड करोगे, पॉजिटिव चार्ज या जीरो चार्ज तो एज इट इज रखोगे। फिर आप मेटल पे पहुंचोगे, मेटल का नाम या तो 8 लिखोगे या तो नॉर्मल लिखोगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज है। यानी स्क्वायर ब्रैकेट पे प्लस या जीरो चार्ज है तो एज इट इज का एज इट इज नाम, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो 8 से एंड करोगे। उसके बाद आपका एनायन का नाम आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव उसके ऊपर कितना भी नंबर है। ये बात थी आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नॉमेनक्लेचर लिखने की। अब अगर आप नॉमेनक्लेचर से वापस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आते हो तो ये बहुत ही आसान काम है। सिर्फ दिक्कत आती है कि स्क्वायर ब्रैकेट 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 5 लेने हैं, 1 लेने हैं, 10 लेने हैं, कितने लेने हैं, क्योंकि आप वहां पर वैलेंसीज को जस्टिफाई नहीं कर पाते। वैलेंसीज जस्टिफाई वो क्रिस क्रॉस मेथड से होती हैं जो हमने क्लास 9th में सीखा था। यानी अगर मैं आपको सोडियम और क्लोराइड देता हूं, आपको पता है Na+ है, Cl- है, तो आप ये क्रिस क्रॉस लगाते हो। यहां पर भी वही क्रिस क्रॉस मेथड लगता है और क्रिस क्रॉस मेथड से देखना पड़ता है। तो यहां पर अगर आपके पास सपोज किसी चीज का नाम दे रखा है तो नाम से वापस आना बहुत आसान है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपकी एनसीईआरटी, किसी पास एनसीईआरटी है तो दे दो। तो नाम पर आना इजी रहेगा, सिर्फ देखना जरूरी है प्लीज। सपोज स्पीशीज का नाम है डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन ब्रैकेट क्लोज कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखो यहां पर बहुत आसान काम है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, नाम शुरू हो रहा है डाई क्लोराइडो से, डाई और क्लोराइडो लिगेंड का नाम शुरू हो रहा है। इट मींस इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज, जरा बिल्कुल एंड पे आ जाओ, आपको मेटल दिखाई दिया क्या? मेटल के बाद कोई चीज लिखी हुई है? लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी होती तो एनायन भी नहीं होता, लेकिन है आज। तो यहां पर कौन है? Cl। मैं पहले ही यहां पर X
और y लिख लेता हूं। मुझे नहीं पता ये कितनी एंटिटी होने वाली है, वो कितनी एंटिटी होने वाली है, मैंने लिख लिया। अब आ जाओ, कोबाल्ट तो CO, डाइक्लोराइड हो तो Cl2, बिस यानी 2 इथाइलिन डायमीन तो EN लिखा गया। लेकिन सिर्फ क्या फिक्स करना है, x और y। अब x और y कैसे फिक्स करोगे, देखो सबको पता है Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है। अगर इसी के नीचे मैं Cl -1 लिख लूं कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पे। स्क्वायर ब्रैकेट पे कोबाल्ट को मैंने माना A, Cl2 को माना मैंने 2B, En को माना मैंने 2C, इक्वल टू x कर दूं। चार्ज ही तो है ना, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। चलो x भी ना करके मैं इसको कर देता हूं A, कैपिटल A, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, x को इंटरचेंज करना है तो पक्का। अब कोबाल्ट पे चार्ज कितना, Cl पे कितना होता है, En पे कितना होता है 0, इक्वल्स टू A। तो A हो गया 3 - 2, यानी तो मैं कह सकता हूं इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ गया। तो 1 को क्रिस क्रॉस में लेकर गए तो y की वैल्यू 1 आ गई, और इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो कहीं ना कहीं आपके पास CO, Cl2, En2, Cl हो गया। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हो गया इसका। किसमें बेटा, वो मैंने x नहीं ना A लेना था, x तो हमारे पास Cl की वजह से आएगा ना, -1 है तो नंबर ही तो लेते हैं। NaCl लेते वक्त भी तो Na प्लस था और Cl माइनस था, तो सिर्फ नंबर ही लेते थे ना क्रिस क्रॉस में, पक्का क्लियर है। अब इसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से या तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या उनकी कुछ एक्टिविटीज चेंज हो जाए। यहां पर हम सबसे पहला सीखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, फिर सीखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और उसके बाद सीखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। हमारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रक्चरल आइसोमर भी दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखाते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी दिखाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस टू फॉलो। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। पहला है लिंकेज आइसोमर, दूसरा है सॉल्वेट आइसोमर, तीसरा है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर, और चौथा है कोऑर्डिनेट आइसोमर। अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई एम्बिडिएंट लीगेंड है CN, SCN, NO2, तो वो आपको लिंकेज आइसोमर दिखाएगा। लिंकेज का साफ साफ मतलब है कैसे लिंक हुआ। तो CN में C से लिंक हुआ तो एक टाइप, और N से लिंक हुआ तो दूसरा टाइप। तो ये दोनों आपस में एक जगह पे CN सियानो वाला और एक जगह पे आइसो सियानो वाला, ये दो कंपाउंड्स आपके लिए क्या माने जाएंगे, लिंकेज आइसोमर्स माने जाएंगे। सेकंड आया आयोनाइजेशन आइसोमर और सॉल्वेट आइसोमर। दोनों बिल्कुल सिमिलर है लेकिन एक थिन लाइन है। क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। While writing a coordinate complex, मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी एक लीगेंड है और बाहर एक ऐसा स्पीशीज है जो लीगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। दोबारा से बोल देता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेट्स से Cl- है। ये Cl- नेगेटिव चार्ज वाला लीगेंड भी बिहेव कर सकता है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एनायन भी बिहेव कर सकता है। ऐसे ही बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के Br- लिखा हुआ है, वो Br आयोनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। तो हमारे लिए अंदर लिखा हुआ Cl और बाहर लिखा हुआ Br इंटरचेंज हो जाएं तो हमारा एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। और क्योंकि हमारे आयन इंटरचेंज हुए हैं, क्योंकि दोनों के पास ही कैपेबिलिटी है आयन की तरह बिहेव करने की भी और लिगेंड की तरह बिहेव करने की भी, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। हाँ, ये बात को ध्यान रखिएगा, बाहर 2 आयन है, अंदर 2 आयन है, तो 0 ट्रांजिशन, 1 ट्रांजिशन, 2 ट्रांजिशन, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने, 3। अंदर 4 हैं, बाहर भी 4 हैं, तो 0 ट्रांजिशन, 1 ट्रांजिशन, 2 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशन, 5वीं ट्रांजिशन, तो 5 आइसोमर्स दिखाई देंगे। तो हमेशा जितनी ट्रांजिशन कर सकते हो +1 करके, क्योंकि जिसके बारे में ट्रांजिशन कर रहे हो उसको भी तो लेकर चलोगे, उतने नंबर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स नजर आएंगे। अब ऐसे में एक और टाइप बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट में तो न्यूट्रल लीगेंड है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एनायन है जो कि लीगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। यानी फॉर एन एग्जांपल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2O लिखा है और बाहर Cl लिखा है,
तो Cl बाहर वाला अंदर आ जाए और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर चला जाए, तो आपके पास ये मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, और ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं सॉल्वेंट आइसोमर्स। देन अगेन बाहर 4 आयंस है, अंदर 4 न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इंटरचेंज 4 के 4 हो सकते हैं विद ईच ट्रांजिशन। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? 5। इसके बाद अगर आपके पास केटायन एनायन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहां पर सपोज एक है AgCN होल ट्वाइस और यहां पर है CuCl होल ट्वाइस, और हम देखें नेक्स्ट मॉलिक्यूल जहां पर AgCl के साथ और CuCN के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, कह सकते हैं हमारे लिगेंड्स इंटरचेंज हो गए या हमारा मेटल इंटरचेंज हो गया। तो जो नया टाइप ऑफ आपका स्पीशीज बनेगा वो दोनों आपस में कहलाएंगे कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। कोऑर्डिनेट आइसोमर देखने का सबसे अल्टीमेट कंडीशन ही यही है कि आपको केटायन और एनायन दोनों पे ही क्या मिलेगा? स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देंगे। पक्का बात समझ में आती है? इसके बाद हम लोग जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस दिखाएगा तो 2, नहीं दिखाएगा तो कोई नहीं, और ये नहीं दिखाया तो शायद फैकन और कंडीशन फॉर अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 हमारे पास 2 सेम लिगेंड्स होने चाहिए, यानी 2 CN 2 Cl 2 Cl 2 Br 2 Br 2 NO2, इसमें नहीं दिखता। वहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 2 4 2 Cl 4 NO2 4 NO2 2 Br 2 NO2 4 Br, लेकिन पेयर 2 और 4 की फॉर्म में, इसमें 3 और 3। अगर ऐसा होगा तभी आपको आगे फर्दर सिस ट्रांस देखने को मिलेगा या फैकोरमर देखने को मिलेगा, अदरवाइज फैकोरमर या सिस एंड ट्रांस देखने को नहीं मिलेगा। अब सिस एंड ट्रांस बिल्कुल आपकी ऑर्गेनिक वाला, अगर सिमिलर एंटिटी 180 डिग्री पे हुई तो आपके लिए ट्रांस, और सिमिलर एंटिटी 90 डिग्री पे हुई तो सिस। वहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर आ जाओ, तो 3 एंटिटी एक साथ दिखाई दी तो फेस बन जाएगा फैक, लेकिन अगर 3 एक साथ दिखाई नहीं दी तो मत। अगर आप कहते हो इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की फॉर्म में दिखा देता हूं। CO CN 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 NO2 NO2 NO2, तो ये देखो फेस बन रहा है, तो यहां पर कौन सा ये फैक्ट, और CO CN NH3 CN CN NH3 NH3, तो नहीं बन रहा, तो ये क्या है? तो फैकन मर बना। पक्का? इसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव वाले, तो एक छोटा सा पॉइंट है, इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स तभी होंगे जब नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस बनेंगी। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिख सकता है टेट्राहेड्रल, इवन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दिख सकता है, बट कीपिंग इन माइंड आपके लीगेंड्स अलग अलग होंगे तभी दिखाई देंगे। जब सारे के सारे सेम लीगेंड्स होंगे यानी होमोप्लेटिक होगा तो उसमें नहीं दिखाई देगा। टेट्राहेड्रल वाला दिखाई दे जाएगा, स्क्वायर प्लेनर वाला दिखाई नहीं देगा, लाइकवाइज ऑक्टाहेड्रल वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन डिफरेंट हुए तो दिखाई देंगे। पक्का बात समझ में आती है? तो उसके अंदर आपको इनैंशोमर्स दिखाई देंगे, यानी एक ही के 2 दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपका आइसोमरिज्म का जर्नी है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईदर रीड नोट्स और एनसीईआरटी। क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में खत्म ही हो जाएंगे। नॉमेनक्लेचर के 2-4 क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म के 2-4 क्वेश्चन है, 1-2 वीबीटी के बात करनी है, और 1-8 सीएफटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने। चैप्टर बहुत छोटो सा है, बट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप लोगों को ये चीजों को रिवाइज एंड रिकॉल करना है। प्लीज रिवाइज एंड रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि परसों की क्लास के अंदर ही मैं एमसीक्यू की फाइल आपके ग्रुप पर शेयर कर दूंगा लाइन बाय लाइन वाली, और फ्राइडे को डाउट रखूंगा, डाउट सेशन रखूंगा, जिसके अंदर कह सकते हो डी&एफ के भी एमसीक्यू और इसके भी एमसीक्यू आप लोग देखकर चलोगे। तो कृपया करके जरा गियर अप कर लो, क्योंकि संडे को आपका 45 मार्क्स वाला फुल कोर्स टेस्ट है। आ गया संडे।